नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट परीक्षा 2025-26 की तैयारी को लेकर के। तो आप सभी जेटेट का परीक्षा देने के लिए तैयार होंगे। जेटेट परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है, तो आप सभी यहां पे क्लासेज के लिए अवश्य जुड़ेंगे। आपको बताते चले, जेटेट में तैयारी को लेकर के बहुत तरह से आपके मन में कौतूहल बना हुआ होगा कि किससे तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें। तो आपको बताते चले, जेटेट परीक्षा में यदि आपको परचम लहराना है तो आप झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम JCERT किताब को पढ़ना कभी भी नहीं भूलेंगे। बाहर का प्रैक्टिस सेट लेकर के यदि आप पढ़ रहे हैं तो वो आपके साथ धोखा हो रहा है, ठीक है। तो आप JCERT जैक का किताब ले लीजिए, जो कि आपको झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालयों में मिलते हैं। अगर आपको नहीं मिल पाता है तो हम देखिए यहाँ पे झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालय से आपको हूबहू हैंड रिटेन नोट्स डेली बना करके, जो आपका न्यू सिलेबस आया है उसके आधार पर यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का, चाहे आप 1 से 5 के शिक्षक हो, चाहे 6 से 8 का शिक्षक हो, सभी की तैयारी करवाते हैं। आप घर बैठे यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके सभी सब्जेक्ट का केवल 500 रुपये में तैयारी कर सकते, जिसके लिए देखिए यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दिया गया है 9631054226 पर आप संपर्क करके यहाँ से सभी कोर्सेज परचेज भी कर सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज बन गए हैं, तो आप अवश्य संपर्क कर लेंगे, घर बैठे ही तैयारी यहाँ से हो जाएगी। चलिए देखते हैं गैस के संबंध में सही कथन कौन सा है, आपको बताना है। नाइट्रोजन गैस के संबंध में सही कथन पंजाब टेट और CG टेट में पूछे गए हैं। नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला गैस है। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस सबसे अधिक पाया जाता है और यह कितना होता है, 78% होता है। दूसरा है नाइट्रोजन गैस 78% है, यह भी बिल्कुल कथन है। पौधों का जीवन नाइट्रोजन पर आश्रित होता है। ये पौधों को जीवन प्रदान के लिए नाइट्रोजन बिल्कुल ज़रूरी चीज़ है, इसलिए राइट आंसर डी हो जाएगा, सभी होगा। यानी नाइट्रोजन गैस के बारे में तीनों जो कथन दिए गए हैं सही हैं, इसलिए राइट आंसर डी हो जाएगा। ऑक्सीजन गैस के संबंध में सही कथन है। ऑक्सीजन गैस के संबंध में सही कथन क्या है? वायुमंडल में दूसरे स्थान पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। यह हरियाणा टेट 2018 और CG टेट 2014 में पूछा गया था। ऑक्सीजन गैस 21% है। मनुष्य तथा पशु श्वसन के लिए ऑक्सीजन गैस पर निर्भर रहते हैं। राइट आंसर डी, उपयुक्त सभी होगा, ठीक है। तो वायुमंडल में दूसरे स्थान पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है, ये भी सही है। ऑक्सीजन गैस 21% है, ये भी सही है। और मनुष्य तथा पशु श्वसन के लिए ऑक्सीजन गैस पर निर्भर रहते हैं, ये भी स्टेटमेंट सही है। नहीं, तीनों स्टेटमेंट जो है ऑक्सीजन के संबंध में सही है, इसलिए राइट आंसर डी होगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। वायुमंडलीय दाब की माप की जाती है। वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है? MP टेट 2016 में था। थर्मामीटर, बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर या कोई नहीं, ठीक है। थर्मामीटर से ताप होता है और बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब होता है और हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापी जाती है, ठीक है। तो वायुमंडलीय दाब किससे मापी जाती है? आपको बैरोमीटर से मापा जाता है, राइट आंसर बी हो जाएगा। किस नियम के अनुसार वायु उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है? चार्ल्स के नियम के अनुसार, एंडर्स सेल्सियस के नियम के अनुसार, फेरल के नियम के अनुसार या कोई नहीं? तो फेरल के नियम के अनुसार ऐसा होता है। वायु बहती है उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर, उच्च दाब क्षेत्र से उच्च दाब क्षेत्र की ओर, निम्न दाब क्षेत्र से उच्च दाब क्षेत्र की ओर, ठीक है। तो वायु किधर से बहती है? तो वायु उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर बहती है, जो कि आपका ऑप्शन बी में है, राइट आंसर बी हो जाएगा। लघु ज्वार के संबंध में क्या सही है? लघु ज्वार के बारे में क्या सही है? पंजाब टेट 2016 का प्रश्न है। कृष्ण पक्ष एवं शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को आता है। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी मिलकर समकोण बनाते हैं। सूर्य और चंद्रमा का आकर्षण बल एक दूसरे के विपरीत होता है, राइट आंसर डी सभी, ठीक है। तो लघु ज्वार के संबंध में यहाँ पर है कि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को होता है। लघु ज्वार कृष्ण पक्ष एवं शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को होता है, सही है। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों मिलकर समकोण बनाते हैं तो लघु ज्वार आता है, ये भी बिल्कुल सही ऑप्शन है। सूर्य और चंद्रमा का आकर्षण बल एक दूसरे के विपरीत होता है, ये भी लघु ज्वार सत्य है, राइट आंसर डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। ज्वार भाटा का उपयोग किया जाता है। ज्वार भाटा का उपयोग किसके लिए किया जाता है? नौ संचालन में, मछुआरों के लिए सुविधा, विद्युत ऊर्जा के उत्पादन में, नमक बनाने में, ठीक है। तो ज्वार भाटा का उपयोग क्यों किया जाता है? तो ज्वार भाटा का उपयोग नौ संचालन में किया जाता है। ये हरियाणा टेट 2014 का पूछा गया प्रश्न है। मछुआरों के लिए सुविधा है,
विद्युत ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है, नमक बनाने में किया जाता है। यानी राइट आंसर इसमें सभी होंगे, ठीक है। ए भी सही है, बी भी सही है, डी भी सही है, सी भी सही है। राइट आंसर ई सभी हो जाएगा। वे लोग जो देश छोड़कर चले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अप्रवासी, उत्प्रवासी, देशी या निवासी। जो लोग देश छोड़ के चले जाते हैं उन्हें हम कहते हैं उत्प्रवासी, ठीक है। उत्प्रवासी कहा जाता है जो लोग अपने देश को छोड़कर चले जाते हैं। किन स्तर पर लोग एक दूसरे से भिन्न होते हैं? किन स्तर पर लोग एक दूसरे से भिन्न होते हैं? आयु और लिंग के आधार पर, साक्षरता के आधार पर, व्यवसाय के आधार पर, उपयुक्त सभी। तो आयु और लिंग के आधार पर भी जो होते हैं स्तर पर ये व्यक्ति भिन्न होते हैं। साक्षरता के आधार पर भी व्यक्तियों में भिन्नता हो जाती है और व्यवसाय के आधार पर भी भिन्नता हो जाता है। यानी राइट आंसर डी होगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। स्थानांतरित कृषि को दीपा किस राज्य में कहा जाता है? उत्तर प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, आंध्र प्रदेश में, बुंदेलखंड में। सीजीटेट 2016 पूछा गया था, ठीक है। तो हम जानते हैं कि स्थानांतरित कृषि को विभिन्न राज्यों में विभिन्न नाम से जाना जाता है। तो दीपा जो है आपको छत्तीसगढ़ में कहा जाता है, ठीक है। कहाँ? छत्तीसगढ़ में दीपा कहा जाता है। मिश्रित कृषि के अंतर्गत आता है, पंजाब टेट 2020 का पूछा गया प्रश्न है कि मिश्रित कृषि के अंतर्गत आता है धान की कृषि, धान और गेहूं की कृषि, कृषि के साथ पशु का पालन या कोई नहीं, ठीक है। तो मिश्रित कृषि में आता है कृषि के साथ पशुपालन कार्य जो होता है वो मिश्रित कृषि कहलाता है। रोपण फसल है, रोपण फसल है, सीजीटेट 2017 का प्रश्न है, चाय, कहवा, काजू या सभी। रोपण फसल है तो राइट आंसर डी हो जाएगा। चाय, कहवा, काजू ये सभी रोपण फसल में आते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का मुख्य केंद्र कहाँ है? जो आईटी सेक्टर हम लोग कहते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर, उसका मुख्य केंद्र कहाँ है? कैलिफोर्निया का सिलिकॉन घाटी, भारत का बेंगलोर प्रदेश, ए और बी दोनों, कोई नहीं, ठीक है। तो सूचना प्रौद्योगिकी यानी आईटी उद्योग का जो मुख्य केंद्र है वो कैलिफोर्निया की सिलिकॉन घाटी भी है और भारत का बेंगलोर प्रदेश भी है, यानी ए और बी दोनों हो जाएगा इसका राइट आंसर। आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहा जाता है, आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहा जाता है, किसको कहा जाता है? लोहा इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग या सभी, ठीक है। तो आधुनिक उद्योग का जो मेरुदंड है वो लोहा इस्पात उद्योग को कहा जाता है। लोहा इस्पात उद्योग जो है प्रायः आधुनिक उद्योग का मेरुदंड है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की शुरुआत की गई थी, पंजाब टेट 2014 में पूछा गया है, 1904, 1905, 1906 या 1907, ठीक है। तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की शुरुआत 1907 ईस्वी में की गई थी। पृथ्वी की परतों में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु कौन सा है? ऑक्सीजन, सिलिका, एल्युमिनियम या कोई नहीं। तो पृथ्वी की परतों में जो सबसे अधिक मात्रा में धातु पाई जाती है वो आपका सिलिका होगा, ठीक है। क्या होगा? सिलिका एक ट्रिक भी था, ओ सिला येलो कैश, ठीक है। ओ से ऑक्सीजन हो गया, सी से सिलिका हो गया, एल से एल्युमिनियम हो गया। तो सबसे पहले सिलिका आता है, धातु में है इसलिए धातु के रूप में सिलिका आएगा। पृथ्वी की भूप्रपट्टी की मोटाई सबसे अधिक कहाँ होती है? पृथ्वी की भूप्रपट्टी की मोटाई सबसे अधिक कहाँ होती है? हरियाणा टेट 2019 का है, महाद्वीपों पर, महासागर में, दोनों में या कोई नहीं। पृथ्वी की भूप्रपट्टी की सबसे अधिक जो मोटाई पाई जाती है वो आपको महाद्वीपों पर पाया जाता है। पृथ्वी की भूप्रपट्टी की मोटाई सबसे कम कहाँ होती है? महाद्वीप पर, महासागर में, दोनों पर या कोई नहीं। उत्तराखंड टेट का प्रश्न है। तो पृथ्वी की भूप्रपट्टी की सबसे अधिक मोटाई महाद्वीपों पर और सबसे कम मोटाई महासागर में पाया जाता है। किस ऋतु में दिन छोटे होते हैं? ग्रीष्म ऋतु, बसंत ऋतु, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु। किस में दिन छोटे होते हैं? ठीक है, हरियाणा टेट 2020 का पूछा गया प्रश्न है। तो सबसे छोटा दिन शीत ऋतु में होता है, ठंडे का मौसम में होता है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? घूर्णन गति, परिक्रमण गति, कक्षीय सतह, कोई नहीं। उत्तराखंड टेट 2020 का है और राजस्थान टेट 2018 का है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन गति कहलाता है। पृथ्वी की गतियाँ कितने प्रकार की होती है? 2, 3, 4, 5। यूपी टेट 2022, बिहार टेट 2020। पृथ्वी की गतियाँ कितने प्रकार की होती है? तो पृथ्वी की गतियाँ यहाँ पर मुख्य रूप से
दो प्रकार के होते हैं, परिक्रमण गति और घूर्णन गति। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को क्या कहा जाता है? सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को कहा जाता है घूर्णन गति, परिक्रमण गति, ए और बी दोनों, या कोई नहीं। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को हम लोग यहाँ पे जो कहते हैं परिक्रमण गति के नाम से जानते हैं। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या कहा जाता है? विषुवत रेखा, प्रधान मध्याह्न रेखा, या सभी। तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा को विषुव भी कहते हैं, विषुवत रेखा भी कहते हैं, मध्याह्न रेखा भी कहते हैं। राइट आंसर डी होगा, सभी हो जाएगा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या कहा जाता है? कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, या सभी। यूपी टेट 2020 का पूछा गया प्रश्न है। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को हम लोग कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। राइट आंसर ये होगा। भू परपट्टी और मेंटल के बीच के भाग को क्या कहते हैं? मोह असातत्व, गुटनबर्ग असातत्य, लेहमान असातत्व, या कोई नहीं। तो भूपरपट्टी और मेंटल के बीच का जो भाग होता है वो मोह असातत्व के नाम से जाना जाता है। मेंटल और क्रोड के बीच के भाग को क्या कहते हैं? मोह असातत्व, गुटनबर्ग और लेहमान क्या होता है? तो मेंटल और क्रोड के बीच के भाग को गुटेनबर्ग असातत्य के नाम से जाना जाता है। बाह्य कोड और आंतरिक कोड के बीच के भाग को क्या कहते हैं? मोह असातत्व, गुटनबर्ग, लेहमान, या कोई नहीं। यूपी टेट का है। तो बाह्य कोड और आंतरिक कोड के बीच के भाग को लेहमान असातत्य के नाम से जाना जाता है। जाड़े की ऋतु से गर्मी की ऋतु में परिवर्तन किस गति के कारण हो जाता है? घूर्णन गति, परिक्रमण गति, अक्षीय झुकाव, कोई नहीं। तो देखिए परिक्रमण गति के कारण क्या होता है, आपको जलवायु में परिवर्तन होता है। ठीक है, जलवायु में परिवर्तन होता है, एक लंबे समय परिवर्तन होता है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। दिन से रात होना और रात से फिर दिन हो जाना, यह परिवर्तन किस गति के कारण होता है? घूर्णन, परिक्रमण, अक्षीय झुकाव, या कोई नहीं। तो रात और दिन जो है आपको घूर्णन गति के कारण होता है। उत्तराखंड टेट 2012 पूछा है। और मौसम में बदलाव जो होता है वो परिक्रमण गति के कारण होता है। दिन और रात बराबर किस अक्षांश रेखा पर होता है? विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, कोई नहीं। ठीक है, तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा वहाँ पर जो होता है दिन और रात बराबर होता है, जिसको विषुवत रेखा, मध्याह्न रेखा, विषुव के नाम से जाना जाता है। ठीक है। मंडल में सबसे अधिक गैस कौन सा पाया जाता है? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पंजाब टेट 2012, उत्तराखंड टेट 2016, सीजी टेट 2018, एमपी टेट 2014 में पूछा गया है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या आर्गन। ठीक है, तो वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सा गैस पाया जाता है? तो सबसे अधिक देखिए नाइट्रोजन गैस पाया जाता है 78%, सेकेंड स्थान पर ऑक्सीजन गैस पाया जाता है, और बाकी इधर अन्य में जो है आपका 1% में आर्गन, नियान, कार्बन डाइऑक्साइड, जेनॉन सभी गैसें पाई जाती है। ठीक है, चलिए अगला है, पृथ्वी पर कितना प्रतिशत जल स्वच्छ है? पृथ्वी पर कितना प्रतिशत जल स्वच्छ है? बिहार टेट में और झारखंड टेट दोनों में पूछे गए हैं। 2.3%, 2.2, 2.7, या कोई नहीं। ठीक है, देखिए पृथ्वी पर जो है लवणीय जल जो है और यहाँ पर अलवणीय जल, लवणीय जल ये जो खारा हो गया जो पीने योग्य नहीं है उस समुद्र से मिलता है, 97% है, और 3% इसमें आता है। ठीक है, कभी कभी ऑप्शन में देखिए आपको 3% नहीं रहेगा, तो 2.5 से ऊपर जो भी ऑप्शन मिलेगा और 3 के अंदर या 3 तक उसको आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है 2.7, इसलिए 2.7% हो जाएगा। पृथ्वी पर कितना प्रतिशत जल पीने योग्य है? पीने योग्य है वही जल तो पीने योग्य है जो खारा नहीं है, जो अलवणीय है। ठीक है, तो पृथ्वी पर वही जल पीने योग्य है, और वो जल कितना प्रतिशत है? तो 2.7% है। 3 तक जाता है, 3 से ऊपर अगर आता है तो उसको आपको रॉन्ग कर लेना है। ठीक है, पीने वाला जल तो 2.7% हो जाएगा। पृथ्वी पर अलवणीय जल की मात्रा है, पृथ्वी पर अलवणीय जल राजस्थान टेट 2012, हरियाणा टेट 2013 में पूछा था। 4.3%, 3.2%, 4% या 2.7%। ठीक है, तो देखिए जो पृथ्वी पर अलवणीय जल जिसमें लवण नहीं घुले हुए हैं, जो पीने योग्य जल है, अलवणीय जल मतलब पीने योग्य जल। ठीक है, उसका प्रतिशत कितना है? तो 2.7 आपको दिमाग में रखना है, यहाँ जो ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, तो 2.7% इसका राइट आंसर हो जाएगा। गल्फ स्ट्रीम किस प्रकार की जलधारा है?
गल्फ स्ट्रीम किस प्रकार की जलधारा है? तो ग से गल्फ और ग से गर्म, यानी गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा है। यूपी टेट 2013 में पूछा गया, इससे गर्म जलधारा ठंडी जलधारा से प्रश्न आता है। तो देखिए हम आपको बताते हैं कि आपको जितना यहाँ पर चैप्टर बनाया गया है वो सभी का JCERT किताब से आपका सब टॉपिक बाई टॉपिक PDF बना दिया गया है। आप चाहते हो तो यहाँ से ज्योग्राफी सेशन भी ले करके आराम से पढ़ सकते हैं, तो आप सभी को ले लीजिएगा। और कम प्रश्न देख करके अगर अधिक अंक उठाना है तो JCERT जैक की किताब का जितना नोट्स बना है पहले उसको कवर करना है, ठीक है, और उसके बाद किसी को देखना है, तभी जा करके आपका अच्छा मार्क्स आ पाएगा। तो आप सभी को इसको पहले देख लीजिए, उसके बाद जब भी समय मिले किसी अन्य का आप देखिएगा नोट्स, लेकिन पहले ये JCERT का कर लेना है कंप्लीट। तो गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा है। अगुलहास किस प्रकार की जलधारा है? अगुलहास किस प्रकार की जलधारा है? ठंडी, गर्म, वर्षा या सभी? हरियाणा टेट 2014 का पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो अगुलहास किस प्रकार की जलधारा है? तो अगुलहास जो है वो आपका यहाँ पे गर्म जलधारा हो जाएगा, ठीक है। मोंजाबिक किस प्रकार की जलधारा है? ठंडी जलधारा, गर्म जलधारा, नम जलधारा या सभी? ये पंजाब टेट 2016 में पूछा गया है। तो मोंजाबिक भी आपका गर्म जलधारा के अंतर्गत आता है, ठीक है, गर्म जलधारा के अंतर्गत आता है। कृषि किस क्रिया में शामिल है? यूपी टेट 2016, CG टेट 2014, पंजाब टेट 2013। कृषि किस क्रिया में शामिल है? प्राथमिक क्रिया, द्वितीय क्रिया, तृतीय क्रिया या कोई नहीं, ठीक है। तो कृषि आपको किस क्रिया में शामिल है? तो कृषि आपको प्राथमिक क्रिया होता है, उद्योग आपको द्वितीय क्रिया होता है, विज्ञापन वाले जो होते हैं तृतीय क्रिया होता है, ठीक है। एल्युमिनियम किस प्रकार की क्रिया में शामिल है? उत्तराखंड टेट 2014। देखिए कृषि जो सजीव वस्तुओं का संसार, हरा भरा चीज़ जो भी प्राप्त होता है वो आपको प्राथमिक क्रिया, और जो यहाँ पे कंपनी वाली चीज़ें बनाने वाली चीज़ें जितने भी आती है वो द्वितीय क्रिया। तो एल्युमिनियम जो है वो आपको द्वितीय क्रिया में चला आएगा। विज्ञापन किस प्रकार की क्रिया में शामिल है? हरियाणा टेट 2018, CG टेट 2016, पंजाब टेट 2015 में पूछा गया है कि विज्ञापन किस प्रकार की क्रिया में शामिल है? प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय या कोई नहीं, ठीक है। तो विज्ञापन जो है आपको प्रथम और द्वितीय क्रिया को आगे बढ़ाने में मदद करता है। तो जो कृषि और उद्योग का आगे बढ़ाने में मदद करता है उसको हम लोग तृतीय क्रिया कहते हैं। तो विज्ञापन उसी का काम कर रहा होता है। समाज का स्थापना किसने किया? स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती या कोई नहीं, ठीक है। तो आर्य समाज की स्थापना जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज का स्थापना किया था। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया 1 अगस्त 1930, 5 फरवरी 1922, 8 अगस्त 1942 ये कोई नहीं, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ किया गया 8 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। प्रश्न ये आपका JTET में भी आया हुआ है। देखिए आपको बता देते हैं कि JTET में जो भी प्रश्न अभी 2012 हो, 16 हो, यहाँ से 60 से 70% आपका प्रश्न जो है JCERT जैक की किताब से आया हुआ था। आप देख लीजिएगा, बीच बीच में सारे आपको जितना PDF नोट्स मिल रहा है वहाँ से कहीं ना कहीं आपको इंक्लूड होगा। इसलिए आप अगर बाहर का प्रैक्टिस सेट लेके पढ़ रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं धोखा हो रहा है। आप JCERT जैक का किताब पढ़ लीजिए, नहीं तो उसका नोट्स पढ़ लीजिए, आपके लिए सबसे बेस्ट होगा। करो या मरो का नारा किसने दिया? ठीक है, महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया। किस योजना के तहत भारत का विभाजन किया गया? पेरिस योजना, लॉर्ड माउंटबेटन योजना, क्लीमेंट योजना या कोई नहीं, ठीक है। तो लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत भारत का विभाजन किया गया, ठीक है। जगदीशपुर बिहार से 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? जगदीशपुर बिहार से 1857 ईस्वी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, कुंवर सिंह या कोई नहीं, ठीक है। तो जगदीशपुर बिहार से जो है आपको कुंवर सिंह ने किया था, ठीक है। जगदीशपुर बिहार से कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया था। बरेली से 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? ठीक है, तो आपको एक ट्रिक बताए थे, बरेली के खान कहाँ पर फतेह हुए थे? फौज में फतेह हुए थे, ठीक है। यानी बरेली से कौन नेतृत्व किया? तो खान, मतलब खान बहादुर खान ने नेतृत्व किया। और फैजाबाद से तो बरेली के खान फौज में फतेह, ठीक है। तो फतेहपुर से यहाँ पर फैजाबाद, फतेहपुर से मुल्तान ने किया। तो इसको देख लीजिएगा, यही ट्रिक था। तो बरेली से 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो बरेली के खान बहादुर खान ने। फतेहपुर से 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? फतेहपुर से
1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? ठीक है, अजीमुल्ला, नाना साहेब, कुंवर सिंह या कोई नहीं है। तभी हमने देखा था बरेली के खान फौज में फतेह। ठीक है, फतेह से फतेहपुर और फतेह अ से अजीमुल्ला, उन्हें अजीमुल्ला यानी फतेहपुर से अजीमुल्ला था। राइट आंसर ये हो जाएगा। किस एक्ट के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई? 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट, 1772 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट, 1771 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट या कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका है 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। झारखंड में अंग्रेज़ों का प्रवेश किस ओर से हुआ? जमशेदपुर, पलामू, पश्चिम सिंहभूम या लातेहार? तो झारखंड में अंग्रेज़ों का प्रवेश जो हुआ था वो आपको पश्चिमी सिंहभूम की तरफ से हुआ था। लोहा और इस्पात उद्योग का संबंध है, बिहार टेट में पूछा हुआ है। लोहा और इस्पात उद्योग का संबंध है वस्तुओं के उत्पादन से, धरती से निकालने से, सेवा देने से संबंधित या सभी। लोहा और इस्पात उद्योग का संबंध किस प्रकार का है? ठीक है, तो लोहा और इस्पात उद्योग का संबंध यहाँ पर वस्तुओं के उत्पादन से है। ठीक है, वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित है लोहा और इस्पात उद्योग, ये वस्तुओं का उत्पादन है। कोयला खनन उद्योग संबंधित है। कोयला खनन उद्योग किससे संबंधित है? वस्तुओं के उत्पादन से, धरती से निकालने से, सेवा देने से या सभी। ठीक है, तो कोयला और खनन उद्योग जो है आपको ये खनिज होते हैं और ये धरती से निकाले जाते हैं, इसलिए कोयला खनन उद्योग का संबंध धरती के अंदर निकालने से है। ये सीजी टेट 2017 का पूछा गया प्रश्न है। देखिए, आप इसी तरह का JCERT जैक के किताब का हैंड रिटेन नोट्स आप लेकर के PDF के रूप में पढ़ना चाहते हैं तो देखिए अब आपको यहाँ पर सस्ते कीमत पर आपको बता देते हैं, यहाँ पर मिल जाएगा। देखिए अभी आपको पॉलिटिकल का कंप्लीट हो गया है। ठीक है, हम यहाँ पर अभी एक ऑफर अभियान भी आप लोगों के लिए चला रहे हैं। जो भी यहाँ पर उद्योग का देख रहे हैं तो आपको यहाँ पर अगर सामाजिक विज्ञान या किसी का भी लेना हो तो अभी फिलहाल आपको एक सब्जेक्ट का ट्रायल के रूप में आपको दिया जा रहा है। आप पॉलिटिकल साइंस का नोट्स ओनली फॉर 51 रुपीज़ में यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, केवल और केवल किसका भी मिल रहा है आपको? पॉलिटिकल साइंस का नोट्स 51 रुपीज़ में आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस का सभी PDF और वीडियो दोनों तैयार है, आप उसको ले करके देख सकते हैं। उसका थ्योरी, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव सब कुछ आपको यहाँ पर JCERT जैक की किताब से बना दिया गया है। तो आप 51 रुपीज़ में यहाँ से केवल और केवल पॉलिटिकल साइंस, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन जिसको कहते हैं वो आप यहाँ से खरीद सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। PDF पर वीडियो आपको मिल जाएगा। ये बहुत कम दिनों के लिए है, बहुत कम दिनों के लिए ऑफर आपको पॉलिटिकल साइंस का दिया गया है। इसी तरह से बहुत सारे ऑफर आपको मिलते रहेंगे, लेकिन फिलहाल अभी इसी सब्जेक्ट पर है तो आप इसको परचेज कर सकते हैं जो भी चाहते होंगे। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। पर्यटन किस प्रकार के उद्योग से संबंधित है? वस्तुओं के उत्पादन से, धरती से निकालने से, सेवा देने से, कोई नहीं। ठीक है, पर्यटन वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है। ठीक है, धरती के निकालने से भी संबंधित, सेवा देने से। पर्यटन में क्या होता है तो हम लोग सेवा देते हैं, बाहर से जो लोग आते हैं उनको पर्यटन उद्योग के लिए क्या करता है, उनको सर्विस देता है, सेवा देता है, इसलिए सेवा से जुड़ा हुआ है। देखिए ये जो आप चैनल देख रहे हैं ये एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल के थ्रू आपको यह नोट्स हैंड रिटन मिलेगा, जिसका मोबाइल नंबर भी आपको दिया गया है 9631054226 पर आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, ये अभी हम लोग JTET का जो न्यू सिलेबस आया है उसका टॉपिक 14 देख रहे हैं और पाठ का नाम है उद्योग। ठीक है, उद्योगों का वर्गीकरण किसके आधार पर किया जाता है? कच्चा माल के आधार पर, आकार के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, सभी। CG टेट 2014 का पूछा गया प्रश्न है कि उद्योगों का वर्गीकरण किसके आधार पर किया जाता है। ठीक है, तो उद्योगों का वर्गीकरण किसके आधार पर किया जाता है? तो उद्योगों का वर्गीकरण कच्चा माल के आधार पर भी किया जाता है, आकार के आधार पर भी किया जाता है, स्वामित्व के आधार पर भी किया जाता है, यानी राइट आंसर डी होगा इसका, सभी होगा। कच्चे माल के आधार पर उद्योग हो सकते हैं, कच्चे माल के आधार पर उद्योग हो सकते हैं। ये पंजाब टेट 2018 का पूछा गया प्रश्न है। कृषि आधारित उद्योग, तो देखिए कृषि पर जितने भी आधारित उद्योग हैं वो कच्चा माल के आधार पर है। ठीक है, जैसे कृषि आधारित उद्योग हम कह सकते हैं यहाँ पे मान लीजिए कि चावल उद्योग, तो चावल क्या है तो धान से निकाला जाता है जो कि कच्चा माल के रूप में प्राप्त होता है। खनिज भी कच्चे माल के रूप में, अयस्क के रूप में पृथ्वी के अंदर से निकाला जाता है। समुद्र और वन पर भी जो आधारित उद्योग है ये कच्चे माल के रूप पर आधारित होते हैं, यानी राइट आंसर डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा।
अशोक के कलिंग प्रांत की राजधानी कहाँ थी? अशोक के कलिंग प्रांत की राजधानी कहाँ थी? इसके देखिए 5 प्रांत थे। कितने प्रांत थे? 5 प्रांत थे। पांचों प्रांत की राजधानी का नाम आप लोग याद रख लीजिएगा, कहीं से भी एक प्रश्न हो सकता है, ठीक है। और जैसे आर टी जैक के किताब में दिया है, इसलिए इसको इम्पोर्टेंट मान के आपको चलना है। तो पांचों प्रांत की राजधानी हमने जो पार्ट 1 है PDF उसमें दे दिया है सजा करके, आप लेके पढ़ लीजिए। तो अशोक के कलिंग प्रांत की राजधानी कहाँ थी? तोसली थी। कलिंग की राजधानी तोसली है। चलिए सबका हम लोग यहाँ पे देखिए, हम आपके लिए नोट बना दिए हैं कि उत्तरा पंथ प्रांत की राजधानी तक्षशिला थी, अवंती की राजधानी उज्जैनी थी, कलिंग की राजधानी तोसली थी, दक्षिणा पंथ प्रांत की राजधानी सुवर्णगिरी थी और प्राची प्रांत की राजधानी पाटलिपुत्र थी। याद कर लीजिएगा, ठीक है। कलिंग का प्राचीन राज्य वर्तमान में कहाँ स्थित है? यानी कलिंग वर्तमान में कहाँ स्थित है आपको बताना है। पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, केरल में या आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो कलिंग कहाँ है? उड़ीसा में है, याद रखिएगा, कलिंग उड़ीसा में स्थित है। कलिंग किस लिए प्रसिद्ध है? देखिए प्रश्न बार बार पूछता है कि कलिंग आखिर नाम आता ही क्यों प्रसिद्ध है? हाथी के लिए, घोड़ा के लिए, गधा के लिए, बकरी के लिए, ठीक है। तो कलिंग जो है हाथी के लिए प्रसिद्ध है। कलिंग किस लिए प्रसिद्ध है? हाथी के लिए प्रसिद्ध है। कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में किया गया है? अशोक का कौन सा ऐसा शिलालेख है जिसमें कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है? दूसरा, तीसरा, 11वां या 13वां, ठीक है। तो अशोक के 13वें शिलालेख में, याद रखिएगा, 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। किस युद्ध में अशोक का हृदय परिवर्तन हो जाता है? अशोक देखिए बहुत ही क्रूर था, लेकिन वह एक बैग एकदम दयालु हो गया। आखिर कौन सी घटना उसके साथ घटी, यानी कि कौन सा युद्ध हुआ उसके बाद इसका हृदय जो है परिवर्तन हो गया इनका? कलिंग का युद्ध, तराइन का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध या कोई नहीं, ठीक है। तो कलिंग युद्ध ऐसा युद्ध था जिसमें सम्राट अशोक का क्या हुआ? हृदय परिवर्तन हो गया। खून की नदियाँ को बहते देख करके उन्होंने यहाँ पे कह डाला कि आज के बाद युद्ध नहीं करूँगा, और उनका जो है विचार परिवर्तन हो गया, हृदय परिवर्तन हो गया कलिंग युद्ध के बाद, ठीक है। साम्राज्य का ऐसा एकमात्र शासक कौन था जिसने अपने साम्राज्य का विभाजन किया था? तो आपको थ्योरी क्लास में हमने बताया है कि मुगल साम्राज्य में हुमायूं ही एक ऐसा शासक था जिसने अपने साम्राज्य का विभाजन अपने भाइयों के बीच बंटवारा किया था, और यही उसकी सबसे बड़ी कमी थी, जिसके कारण यह लड़खड़ाता हुआ ही ज़िंदगी भर रह गया। तो राइट आंसर हो जाएगा हुमायूं, ठीक है। हुमायूं की असफलता का सबसे बड़ा कारण क्या था? हुमायूं की असफलता का सबसे बड़ा कारण क्या था? भाइयों के बीच साम्राज्य का बंटवारा, निकाय का शामिल करना, संपत्ति को हड़पना, कोई नहीं, ठीक है। तो हुमायूं की असफलता का सबसे बड़ा कारण था भाइयों के बीच अपने साम्राज्य का बंटवारा करना, ठीक है। चौसा का युद्ध किनके किनके बीच हुआ? देखिए किनके किनके बीच हुआ, इसके लिए भी थ्योरी आपको बताया गया है, ठीक है। तो चौसा का युद्ध आपको यहाँ पर डे 24 हुमायूं, ठीक है। शेर शाह और किसके बीच हुआ था? हुमायूं के बीच हुआ था, आपको बताया गया है, शेर शाह और हुमायूं के बीच हुआ था। और हुमायूं जो है यहाँ पे दोनों युद्ध हारा था, ठीक है। हुमायूं दोनों युद्ध हारा था, चौसा का युद्ध और कनौज बिलग्राम कहिए, ठीक है। और यहाँ पर दोनों युद्ध को हारा था, और हारने के बाद ये क्या हुआ था? निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहा था 1440 से 55 तक, ठीक है। तो इस तरह से ये आपको जो है 1540-55, तो ये आपको निर्वासित जिंदगी व्यतीत कर रहा था। तो इस तरह से यहाँ पे चौसा का युद्ध शेरशाह और हुमायूं के बीच हुआ था। चलिए, चौसा का युद्ध कनौज या बिलग्राम के युद्ध में किसका जीत हुआ? तो हम बताएं कि हुमायूं का हार हुआ, तो जीत किसका हुआ? शेरशाह का हुआ, ठीक है। और शेरशाह के डर से ही वह भाग गया था। चौसा का युद्ध कब हुआ? ठीक है, तो डे 24 हुमायूं आपको बताया गया था, डे 24 हुमायूं, ठीक है। 24 में चौसा का युद्ध, बी से बिलग्राम या कनौज का युद्ध। तो चौसा का युद्ध हुआ था 1939 में, बिलग्राम का युद्ध हुआ था या कनौज का 1940 में। लगातार है ये भी, ठीक है, ये भी आपको लगातार ही है, तो राइट आंसर सी होगा। पिता हुमायूं के मृत्यु के समय अकबर कहाँ रह रहा था? अपने पिता का जब हुमायूं का मृत्यु हुआ तो उसमें अकबर कहाँ रहता था? पंजाब के कलानौर नामक स्थान पर, हरियाणा के भटिंडा नामक स्थान पर, गुजरात के गांधीनगर, कोई नहीं। तो ये उस समय पंजाब के कलानौर नामक स्थान पर रह रहा था। कहाँ रह रहा था? पंजाब के कलानौर नामक स्थान पर रह रहा था। अकबर का संरक्षक कौन था जिस समय यहाँ पे हुमायूं का मृत्यु हो गया? उसमें अकबर जो था संरक्षक के साथ रहता था, तो उसमें अकबर का संरक्षक कौन था? तो अकबर का संरक्षण यहाँ पर बैरम खां था, ठीक है। जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? ठीक है, देखिए यहाँ पर बचपन का नाम बहुत बार पूछा गया है और बहुत बार आता है, इसलिए बचपन का नाम याद रखिएगा। तो इसके लिए एक ट्रिक हम बताए हुए थे
क्या ट्रिक था बता दे रहे हैं। अब खुश है साली जहाँ, अब खुश है साली जहाँ, ठीक है। तो अ से है देखिए अकबर, उसके बचपन का नाम बदरुद्दीन था। खु से है देखिए खुर्रम, उसके बचपन का नाम खुर्रम। शाहजहाँ, शाहजहाँ का बचपन का नाम खुर्रम था, ठीक है। साली से सलीम हो जाएगा, और जहाँ से जहांगीर, जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। तीनों का नाम याद रख लीजिएगा। तो आपसे पूछा था कि जहांगीर के बचपन का नाम क्या था, तो सलीम था। राइट आंसर सी। शेर शाह के शासन प्रबंध की जानकारी किसके द्वारा दी गई? अब्बास खां शेरवानी, मोहम्मद अब्बास, अब्दुल रहीम खान खाना, या कोई नहीं, ठीक है। तो शेर शाह के शासन प्रबंध की जानकारी किसके द्वारा दी गई है? तो शेर शाह के शासन प्रबंध की जानकारी जो है अब्बास खान शेरवानी के द्वारा दिया गया है, ठीक है। मनसबदारी व्यवस्था किस पर आधारित था? याद रखिएगा, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है और इसको थ्योरी क्लासेज में हमने बहुत अच्छी तरह से आपको दिया है। तो आप सभी को यहाँ पर देखिए नोट्स ले लीजिएगा, नोट्स लेके पढ़ लीजिएगा। इससे बाहर प्रश्न नहीं जाएगा। आपको कम प्रश्न पढ़ के अगर अंक उठाना है तो इसके आपके लिए सबसे बहुत बड़ा ऑप्शन है। तो जैसे मिलता है यहाँ से सारा कुछ PDF और वीडियो ले करके एक बार पढ़ लीजिए। 10-15 दिन में ही आपकी यहाँ से तैयारी हो जाएगी, क्योंकि बहुत छोटे छोटे और बहुत शॉर्टकट ट्रिक के माध्यम से बताए गए हैं, जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जहांगीर के शासनकाल को किसका स्वर्ण युग माना जाता है? जहांगीर के शासनकाल में किसका स्वर्ण युग कहा जाता है? चित्रकला, मंदिर, न्याय या सभी? तो चित्रकला का स्वर्ण युग माना जाता है।